वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ़तूर इश्क की किस्त नंबर 11, जिसके राइटर हैं बीडी राइट्स। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नॉवेल की तरफ। अरसम अपने घर वापस आ चुका था, मगर दरवाज़ा खोलते ही वो दंग रह गया। सिर्फ 2 ही दिनों में इस लड़की ने पूरे घर का नक्शा तब्दील कर दिया था। वो घर जो पहले खाली खाली और वीरान रहता था, अब ज़रूरत से ज़्यादा सामान, ऐश और आराम की चीज़ों से भर चुका था। दीवारों का रंग होकर कमरों की सजावट दीवारों का रंग हो या कमरों की सजावट, हर चीज़ नएपन की गवाही दे रही थी। मगर अरसम को इस तब्दीली से सुकून नहीं बल्कि वहशत होने लगी। एक पल को इसका दिल चाहा कि सब तोड़ फोड़ कर रख दे। आखिर वो लड़की समझती क्या है खुद को? इस पर पैसे लुटाकर वो क्या साबित करना चाहती है? कि वो अमीर है, या फिर ये कि पैसों की लालच देकर वो अरसम को खरीद सकती है? फिलहाल इसके दिमाग ने इसे खामोश रहने को इशारा किया। उसे हर हाल में अपनी बहन महानूर को ढूंढना था। उन 2 दिनों में इसने हर मुमकिन कोशिश की, हर पुरानी दुश्मनी खुरेदी, मगर हर जगह से मायूसी ही मिली। ये दुनिया वाकई ही पैसों और ताकत के इशारों पर चलती है। जेल की चारदीवारी ने इसे अपने गुस्से को जब्त करना सिखाया था, वगरना अगर 4 साल पहले का अरसम होता तो अब तक हाथापाई करके महानूर तक पहुंच चुका होता। मगर अब उसे दिमाग से काम लेना था। एक एक मोहरा सोच समझकर लगाना था, ताकि दुश्मन को जड़ से तबाह कर सके। अगर उस लड़की को मेरे असली गुस्से का पता चल गया तो वो कानों को हाथ लगाएगी और दोबारा मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगी। उसने दांत पीसते सोचा था। सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब मोहल्ले वाले, जो कभी उन दोनों बहन भाई का हाल तक नहीं पूछते थे, आज लाइन लगाकर खाना लेकर आए थे। वो लोग जो इन्हें देखकर रास्ता बदलते थे, आज मदद की पेशकश कर रहे थे। जब अरसम ने हैरत से उस अचानक मेहरबानी की वजह पूछी तो एक औरत ने मुस्कुराते कहा, अरे बेटा, इसमें शुक्रिया कैसा? वो तो तुम्हारी घरवाली ने हम सबको पहले ही तायद कर दी थी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी और सुलझी हुई लड़की है वो। हम कह रहे थे आंटी, मैं काम के सिलसिले में 2-3 दिन बाहर जा रही हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे शौहर का ध्यान रखिएगा। वक्त पर खाना पीना पूछ लीजिएगा, वो अपना ख्याल नहीं रखते। सच पूछो तो बेटा, ऐसी नसीबों वाली बीवी सबको नहीं मिलती जो शौहर का इतना सोचे। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को बुरी नज़र से बचाए और इस चांद सूरज की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। खाना गर्म है, खा लेना, और कुछ चाहिए हो तो तुम्हारी खाला का घर सामने है, बिल्कुल मत शर्माना। वो औरत तो ये कहकर चली गई, मगर अरसम वही मुठियां भींचे रह गया। ये लड़की अब कुछ ज़्यादा ही इस पर हक जमा रही थी। मोहल्ले भर में इसने बीवी का जो ढोंग रचाया था, अरसम उसके लिए उसे सबक सिखाने की तान चुका था। अनूरल ने आज अपना हमेशा वाला बॉस की लुक छोड़कर कुछ मुख्तलिफ चुना था। मैरून रंग की लॉन्ग स्कर्ट और ब्लैक शॉर्ट टॉप, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, आंखों में गहरा काजल और गुलाबी होंठ पर हल्का सा लिप ग्लॉस। वो वाकई ही किसी देश की गुड़िया लग रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो ऑफिस से छुट्टी करेगी। आज का दिन सिर्फ महानूर की तलाश और इस थंडर स्ट्रॉम अरसम को अपने शहर में गिरफ्तार करने का था। बी रेडी वाइल्ड बेबी, आज मैं भी देखूंगी कि कैसे तुम मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं होते। उसने आईने में अपनी तैयारी पर आखिरी नज़र डाली और सबकी निगाहों से बचती दबे कदमों से घर से निकली। वो जानती थी कि अगर दुलारा या दयान में से किसी ने इसे नए रूप में देख लिया तो वो तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। अनूरुल गुस्से में रैश ड्राइविंग कर रही थी। जब वो अरसम के घर पहुंची, वहां लॉक लगा देखकर उसका पारा चढ़ गया था। खान साहिब के फ्लैट पर भी इसका निशान नहीं था। वो सुबह सुबह कितने प्यार से उसके लिए तैयार हुई थी, मगर अभी से लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत मिट्टी हो मिट्टी में मिलने वाली है। बंदा है या भूत, पता नहीं चलता कहाँ गया है। एटीट्यूड तो देखो, जैसे मुल्क का पीएम हो, और पास में एक पुराना फ़ोन तक नहीं। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था और इसी वक्त इसके फ़ोन पर इसके बेस्ट फ्रेंड की कॉलिंग आई थी। नूरा, कहाँ हो तुम? इतनी बिजी हो गई हो कि फ़ोन तक नहीं उठा रही? लीना की चहकती आवाज़ गूंजी थी। कुछ नहीं यार, बस ऑफिस और मॉम डैड की एनिवर्सरी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। तुम सुनाओ? अनूरल ने सर्द आह भरते कहा। जब से अरसम उसकी ज़िंदगी में आया था, वो पूरी दुनिया भूल चुकी थी। नूरा, मुझे प्यार हो गया है, लीना ने ब्लश होते लफ्ज़ों को खींचकर कहा तो अनूरल ने कहका लगाया। अच्छा, तो कौन है वो बदनसीब? अनूरल ने शरारती लहजे में पूछा।
पता नहीं कौन है यार। 2 दिन पहले हम सब फ्रेंड्स ने नाइट पार्टी के बाद एक छोटे से होटल में स्टॉप किया। वहाँ वो ऑर्डर लेने आया था। इतना हसीन, इतना हॉट और डैशिंग बनता, तुम यकीन नहीं करोगी, इसने हमारे पूरे ग्रुप को पटा लिया। अगर थोड़ी देर और रुकते तो हमारे बीच उसके लिए जंग हो जाती। अनुरुल ने हैरत से पूछा। ओह माय गॉड, तुम सब अमीरजादियाँ जो स्टेटस की बातें करती थी, आज एक मामूली से वेटर को दिल दे बैठी। यार मामूली नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, उफ। उसे पता था हम लाइन मार रहे हैं, फिर भी उसने एक आंख भरकर नहीं देखा। मैं यकीन से कह सकती हूँ, तुम भी होती तो फिदा हो जाती। नीलिना ने उसको चैलेंज किया था। अनुरल का पारा हाई हुआ। मुमकिन ही नहीं। जब मेरे पास खुद राजभोग खाने के लिए है तो मैं क्यों रसगुल्ले के लिए तरसूंगी। नूरा, अगर तुम रईस की बात कर रही हो तो मैं पहले ही कह दूं, अगर वो राजभोग है तो ये लड़का पूरा राजभोग का टोकरा है। मैंने रईस का नाम लिया। इसका और मेरा कोई चांस नहीं। मेरा राजभोग कोई और है। और खबरदार इससे किसी और को कंपेयर किया तो इसके जैसा कोई नहीं है। अनुर ने फकरिया लहजे में कहा। अच्छा, तो एक बार इस बेटा लड़के को देख लो, फिर मुकर मत जाना। लीना ने डेयर दिया था। आज ही का प्लान है, हम अभी जा रहे हैं। अगर तुम हार गई तो मेरी सेटिंग करवानी होगी इससे। हाँ चल देख लेते हैं, ऐसा कौन सा 30 मार खान है जो मेरा दिल पिघलाएगा। एड्रेस भेज, मैं आती हूँ, तेरी गलतफहमी दूर करती हूँ। अनुरल ने गुस्से में चैलेंज एक्सेप्ट किया और गाड़ी का रुख इस होटल के एड्रेस की जानिब मोड़ दिया। उसे पता था जिस वेटर की बात लीना कर रही है वहाँ इसकी मुलाकात किससे होने वाली है। इसे क्या मालूम था कि जिस वेटर की बात लीना कर रही है वहाँ उसकी मुलाकात किससे होने वाली है। इरेश की आंख खुली तो खुद को रूम में पाया। सर भी दुख रहा था मगर दिमाग में यादों की एक फिल्म चलने लगी। जैसे जैसे धुंधले मनासिर साफ हुए, आरेश का चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। उसे याद आया पुल का किनारा, वो नन्ही बारबी डॉल, और फिर उसकी वो बेखुदी में की गई गलती। डैम इट, ये तूने क्या किया आरेश? इतना बेखुद कैसे हो गया? उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी और खुद को लानत मुलामत करने लगा। वो सोचकर ही कांप उठा था कि बहारें उसके बारे में क्या सोचती होगी। एक चीप इंसान, एक ऐसा एक्टर जो अपनी शोहरत के नशे में किसी की इज्जत का लिहाज नहीं करता। उसने गुस्से में पास पड़ा तकिया सामने दे मारा। तकिया मारने से गलती ठीक नहीं होती अरेश। अरेश ठिठक गया। सामने सोफे पर अर्जल बैठा इसे अपनी सर्द आइस ब्लू आंखों से नोट कर रहा था। अब भाई, आप इतनी सुबह यहाँ? आरेश ने निगाहें चुराते पूछा। तुम्हारे रात के कारनामे के बारे में पूछने आया हूँ। जान सकता हूँ किस खुशी में कल रात तुम पूल के पास बेहोश पड़े थे? अर्जल के कारनामों और किस लफ्ज़ सुनते हुए आरेश सटपटाया था। मगर जब अर्जल ने पूल के पास गिरने का जिक्र किया तो इसने सुकून का सांस लिया। शुक्र है भाई को असल बात नहीं पता चली। भाई, आई स्वेयर मैंने ड्रिंक नहीं की, मुझे खुद भी याद नहीं मैं वहाँ कैसे पहुँचा। आरेश ने सच्चाई छुपाते कहा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर ड्रिंक नहीं की तो होश हवास से बेगाना क्यों थे? जानते हो कल मीडिया आई थी, इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? अफजल इस पर चिल्लाया तो आरेश ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। सॉरी भाई, मुझे सच में नहीं पता। पार्टी में तबीयत खराब हुई तो मैं बाहर आया, वहाँ मिस हेजल से मुलाकात हुई। उनके पास जूस था, मैंने बस वही पिया और फिर सब धुंधला हो गया। हेजन का नाम सुनते अर्जल ठिठक गया, लेकिन आरेश के शर्मिंदा होते लहजे पर वो नरम पड़ा था। उसने आरेश के पास जाकर इसके बाल बिगाड़े। आरेश, तुमने बहुत मेहनत से ये नाम बनाया है, तुम्हारी ये गलती तुम्हारा करियर तबाह कर सकती है। फिक्र मत करो, मैं पता लगवाऊंगा कि जूस में मिलावट हुई या नहीं, अगर हुई तो किसने की। जिसने भी ये हरकत की वो बचेगा नहीं। आरेश ने उठकर अपने भाई को गले लगाया। आई लव यू भाई। लव यू टू। चलो रेस्ट करो, मुझे ऑफिस जाना है। अर्जुल रूम से निकलने लगा मगर अचानक से रुका। कल रात तुम बेहोशी में किसी बारबी को पुकार रहे थे, कौन है वो? आरेश घबराया। पता नहीं भाई, याद नहीं। जरूर कोई सपना होगा। उसने कंधे उचका दिए और अर्जुल उसे एक गहरी निगाह देखकर चला गया। अर्जुल के जाने के बाद आरेश मजीद सुकून नहीं पा सका। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बल्कि अपने रब के सामने भी गुनाह किया है। वो फौरन उठा, वजू किया और अपने रब से माफ़ी मांगने के लिए मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। अनुरल तनफन करती इस छोटे से होटल में पहुंची। होटल छोटा लेकिन खूबसूरत था। वो अपनी महरून स्कर्ट लहराती चूड़ियों की खनक के साथ अंदर दाखिल हुई। लीना और इसके 4-5 सहेलियां एक बड़े से राउंड टेबल पर बैठी पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। नूरा, यहाँ।
लीना ने उठकर हाथ हिलाया। अनुरल उसके पास जा बैठी। टेबल पर मौजूद दोस्तों के साथ साथ बाकी लोग भी अनुरल का ये रूप देखकर बहपूत हो गए थे। नूरा, तुम और ये ड्रेसिंग। लीना के साथ बाकी दोस्तों के भी मुंह खुला का खुला रह गया था। क्यों, मैं लड़की नहीं हूँ क्या? मैं ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकती। वो पहले से अरसम से ना मिलने पर तभी हुई थी। ऊपर से लीना के सवालात ने इसे मजीद तपा दिया था। ऐसी बात नहीं है नूरा, तुम पहले कभी ऐसी तैयार नहीं हुई ना, इसलिए। लीना समझ चुकी थी कि अनुरल गुस्से में है। अगर बात बढ़ाई तो इसकी खैर नहीं। तो कहाँ है तुम्हारे वो सपनों का राजकुमार? अनुरल ने बेरुखी से पूछा। वो अपना एक्सपेंसिव बैग टेबल पर रख दिया और अपना एक्सपेंसिव बैग टेबल पर रख दिया। नूरा, सिर्फ इसका नहीं बल्कि हम सब का है, इसकी एक और दोस्त ने रुबाब से कहा। तो बाकी सब ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अनुरल का मुंह खुल गया। अब उसे तजस्सुस होने लगा। वो भी देखना चाहती थी जिस बंदे की तारीफ कर करके उसकी सहेलियों ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, वो इन तारीफों के लायक है भी या नहीं। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? अनुरल गुस्से से बोली। बस आता ही होगा, वो देख। लीना ने सरगोशी में सामने की जानिब इशारा किया जहां काउंटर के पीछे एक कदावर शख्स बाहर निकल रहा था। सफ़ेद शर्ट के स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड थे। अपनी पुरकशिश वजाहत के साथ हाथ में ट्रे थामे वो इनकी टेबल की जानिब बढ़ा था। उसकी चाल में एक मखसूस गुडनेस और अदब दबा हुआ था। उसकी चाल में एक मखसूस गुडनेस और रौब दबा हुआ था। अनुरुल ने पहले तवज्जो नहीं दी, मगर जैसे जैसे वो करीब आया उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लगी और स्कार्फ के पीछे छुपा वो लॉकेट फिर से चमकने लगा। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचा और ट्रे रखी, उसके हाथ पर बंदी पट्टी और बाजू पर वो टैटू देखकर अनुरुल के हाथ से मेन्यू कार्ड छूटकर जमीन पर जा गिरा। अनुरुल की सांसें अटक गई। उसका राजभोग यहाँ वेटर बना हुआ था। अरसम की सुरमई आंखें नीचे ट्रे की जानिब झुकी थी। बाल वैसे ही रफ और बेतरतीब थे। घनी दाढ़ी के साथ वो इस वक्त वेटर की यूनिफॉर्म में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। अनुरल की नज़रें इससे हटने का नाम नहीं ले रही थी। लीना ने अनुरल का चेहरा देखकर फातिहाना मुस्कुराहट दी। क्या हुआ नूरा, तुम्हारा मुंह क्यों खुल गया? ठीक हो ना? लीना उसे कोहनी मारते पूछने लगी। नूरा का नाम सुनकर उस शख्स ने अपनी सुरमई आंखें उठाई तो सीधा अनुरल की आइस ब्लू आंखों से टकराई और उसके ऐसे देखने पर अनुरल के पेट में तितलियां उड़ने लगी। ऑर्डर? इसने गंभीर आवाज में पूछा, लेकिन चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। अनुरल इसे तकने में इतनी मगन थी कि इसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अ- अरसम ने आइब्रोज काकर इसे फिर से पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? उसकी आवाज़ पर अनुरल की सहेलियां आहें बढ़ने लगी। इस बार भी जब अनुरल ने जवाब नहीं दिया तो लीना ने शर्मिंदा होते अरसम को देखा और अनुरल को होश दिलाते बोली, वो पूछ रहा है तुम्हें कुछ चाहिए? लीना के कहने पर अनुरल अरसम की आंखों में देखते बोली, हाँ, तुम। इसकी दीदा दलेरी पर अनुरल के सारे दोस्त दंग रह गए, जबकि अरसम के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक सर्द और सख्त घूरी अनुरल पर डाली और सर झटकता वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनुरल होश में आई। देखा, मैंने कहा था ना नूरा, ये तुम्हें भी पटा लेगा। तुम्हारी नजरों और बातों से पता चल गया है कि वो तुम्हारा दिल पिघला चुका है। अब हमारे चैलेंज के मुताबिक मेरी सेटिंग करवा इससे। लीना ब्लश करती बोली थी। अरूरल मुस्कुराई और फिर बारी बारी अपने दोस्तों को देखा। इसका मतलब तुम सब लोगों का दिल लेने वाला वेटर यही था? हाँ, ये है ही इतना हॉट, है ना? रुबाब ने ब्लश किया। अब बस तुम सब साइड पर हो जाओ, नूरा हार गई है। अब ये मेरी सेटिंग इस हैंडसम से करवाएगी। क्यों अनुरल? लीना ने वार्न करते पूछा। अनुरल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मेरी जान, तेरी सेटिंग मैं करती हूँ। ये कहकर वो उठी और लीना का गला मजाकन दबाने लगी। कमीनी, तुझे दुनिया में सिर्फ मेरा ही बंदा मिला सेटिंग करने के लिए? उसने मजाहिया से अंदाज में पकड़ मजबूत की। नूरा, छोड़ इसे। रुबाब फौरन से लीना को छुड़वाने लगी। लीना खांसते हुए अनुरल को घूरने लगी। सुन लो तुम सब, वो सिर्फ अनुरल का है। अल्लाह ने उसे मेरे लिए बनाया है, इसलिए आज से अपनी ठर की नजरें इससे हटा लो। भाई है वो तुम सबका, जीजू भी नहीं, सिर्फ भाई। और मैं तुम सबकी भाभी। अगली बार मेरे राजभोग की ऐसी नजरों अगर अगली बार मेरे राजभोग की तरफ ऐसी नजरों से देखा तो इस बार सचमुच गला दबा दूंगी। वो इन सबको सुनाती होटल के ओनर के पास गई और धमकी देते हुए अरसम को नौकरी से निकलवा दिया।
ऑनर ने ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि अरसम को ज्वाइन किए सिर्फ 2 दिन हुए थे। कुछ देर के बाद अरसम गुस्से में होटल से बाहर निकला और अनुरल इसके पीछे पीछे चलने लगी। जाते जाते इसने फ़ोन का निगाह अपनी दोस्तों पर डाली और शहादत की उंगली से पहले अरसम की पुश्त को दिखाया और फिर वही उंगली अपने दिल पर रखकर उन सबको वार्न किया कि वो सिर्फ इसका है। उसके जाने के बाद रुबाब ने सर्द आह भरी। तुझे पहले ही कहा था मत ला इसको, देखा उड़ा ले गई ना अच्छा खासा बंदा। मैंने तो सिर्फ दिखाने को बुलाया था, मुझे क्या पता था ये डाका डाल देगी। लीना को अपनी गलती का एहसास हुआ था। अर्जुल अपने ऑफिस केबिन में बैठा था और पास ही हेजन खड़ी थी। वो इन दोनों के सामने दिलावर शाह बैठे थे, जो एक बिजनेसमैन थे। दरअसल दिलावर शाह के पास एक ऐसी चिप का ब्लूप्रिंट था जिसे दुनिया का कोई हैकर तोड़ नहीं सकता था। इस चिप में गवर्नमेंट की सारी खुफिया मालूमात महफूज की जा सकती थी। एक तरह से ये एक डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए सबसे मजबूत ताला था। दिलावर शाह की कंपनी ये प्रोजेक्ट दौरानी इंडस्ट्रीज़ को देना चाहती थी क्योंकि इन्हें अर्जल के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। अर्जल और अनुरल हर साल बेस्ट बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन के अवार्ड को जीतते आए थे। वो यूं ही मुल्क के नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं बने थे, लेकिन आज अचानक दिलावर शाह ऑफिस आए और वो ये कह रहे थे कि ये डबल फैसल मिर्ज़ा की कंपनी को देना चाहते हैं और कह रहे थे कि वो ये डील फैसल मिर्ज़ा की कंपनी को देना चाहते हैं, वही कंपनी जिससे अर्जल की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आप अचानक ये डील इन्हें देने पर मजबूर क्यों हैं? अर्जुन उनके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा सकता था कि उनका दिल फैसल को ये डील देने पर राज़ी है या नहीं, इसलिए वो सीधा मुद्दे पर आए। दिलावर शाह ने दिलावर शाह ने गिलास से पानी पिया और अपना पसीना साफ करते हुए बोले, बेटा आपको पता है हमारी कंपनी छोटी है। हम ना तो आपके जैसे ताकतवर हैं और ना ही उनके जैसे इन्फ्लुएंस रखते हैं। जब से उन्हें सिप और इससे होने वाले प्रॉफिट का पता चला है तब से वो फैसल जब्बार नामी गुंडे की मदद से मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। दिलावर शाह थके हुए लहजे में बताने लगे, वो जब्बार मुझे रोज़ कॉल पर धमकी देता है। कभी कहता है मुझे या मेरी बीवी को मार देगा, कभी कंपनी को बम से उड़ाने की बात करता है, तो कभी मेरी स्कूल जाती बच्चियों को उठा ले जाने की धमकी देता है। उसकी वजह से मुझे एक पल का सुकून नहीं मिल रहा। बस इतनी सी बात, आप मुझे इस गुंडे का एड्रेस दें, मैं इसे ठीक करता हूँ। अरसल अपनी चेयर से उठा और अपना कोट कंधे पर डालते अरसल चेयर से उठा और अपना कोट कंधे पर डाला। उसका लहजा ऐसे था जैसे उसके लिए ये कोई मामूली ही बात हो। नहीं अरसल, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो बातों से मानने वाले भूत नहीं हैं, दिलावर शाह ने डरते हुए कहा और इसकी बात पर अरसल तल्खी से हंसा। बातों से नहीं, लातों से ही सही। अरसल की बात सुनकर दिलावर खड़े हो गए। अपनी जान को दांव पर मत लगाओ अरसल, वो बहुत बुरे बदमाश हैं। आप मेरी नहीं उनकी फ़िक्र कीजिए और हाँ, हमारे साथ डील फाइनल कर लें, मैं ये काम निपटा कर आता हूँ। वो कोट कंधे पर डालता केबिन से बाहर निकलने लगा। हेज़न फ़ौरन से इसके पीछे लपकी थी। सर, मैं भी आपके साथ आऊँगी, हेज़न ने साथ चलते हुए कहा और उसकी सर, मैं भी आपके साथ आऊँगी, हेज़न ने साथ चलते कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस में रहें, वो इसकी जानिब देखे बगैर बोला था। ऐसे कैसे? मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ऑफिस आवर्स में आप जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेकर जाना होगा, ये रूल है। वो इसके साथ तेज़ी से कदम मिलाती उसे रूल्स याद दिलाने लगी। अरसल अचानक रुका और उसकी जानिब देखकर बोला, ठीक है, अगर आप इतना बेताब हुई जा रही हैं तो मना करने वाला मैं कौन होता हूँ, पर याद रखिएगा बाद में मेरे सामने मत रोइएगा। वो ये कहकर तेज़ी से आगे बढ़ गया था। हेज़न उसकी वार्निंग को नज़रअंदाज करती उसके पीछे चली गई। वो देखना चाहती थी कि अरजल इस तरह की सूरत हाल को कैसे हैंडल करता है।